Good morning students, hope you all are doing good at your end. So in this video we are going to start our practical aspect of chapter cash flow statement. हम धीरे धीरे सभी एक्टिविटीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले वो सीखेंगे, फिर बाद में तीनों एक्टिविटीज़ को मर्ज करके फुल फ्लैज क्वेश्चन कैसे किया जाता है हम वो सीखेंगे इन्हीं वीडियोज़ से। सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना। मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पहले हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और भी ऐसे कई चीज़ें होती हैं वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है जिसके अंदर हमें ढूंढना होता है कि सरप्लस क्या होता है। तो हम पहले सरप्लस ढूंढेंगे। सरप्लस हमें दे रखा है 2019, ये हमारा करंट ईयर है और ये 2018 हमारा लास्ट ईयर होता है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि हमारे पास पहले 5 लाख का प्रॉफिट था, अब हमारे पास 10 लाख का प्रॉफिट है। तो इधर करंट ईयर में हमारे को प्रॉफिट आखिर हुआ कितना। भाई अगर मैं आपको बोलूँ पहले आपका 5 लाख था, अब आपके पास 10 लाख है, तो आप क्या बोलोगे, मैडम मैंने 5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स बनाएंगे। ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट है, और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दोनों को माइनस कर देंगे जिसका आंसर आ जाएगा 5 लाख रुपए। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना बच्चे, हमारी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनाया जाता है, हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कितना कैश फ्लो हुआ हमें ये बताना है। तो जैसे हमारे कई ऐसे खर्चे होते हैं जैसे डिविडेंड पे करना या इंटरेस्ट पे करना। अब डिविडेंड हम किसको पे करते हैं, हम पे करते हैं शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो हमारे शेयर्स खरीदते हैं और हमें पैसे देते हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो लेकिन जब हम, आपने 11th में याद होगा, हम कुछ भी खर्चा करते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं, बट कैश फ्लो कहता है नहीं, आप इन खर्चों को पहले अलग अलग कर दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम डिविडेंड को ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये डिविडेंड मेरा फाइनेंसिंग का पार्ट है, और बाद में उसी को हम वहाँ से माइनस कर देंगे। मतलब क्रक्स वही है, बस हमें शो ऐसे करना है कि यहाँ पे हमें ऐड करना है और लास्ट में हमें माइनस करना है। तो जो मैं अभी आपको बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। पहले जो ट्रीटमेंट था, अगर आपके पास बहुत पुरानी बुक होगी टीएस लेवल की या कोई भी, तो उसमें ट्रीटमेंट थोड़ा अलग था। अब जो ट्रीटमेंट है वो चेंज हो चुका है। तो जो प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट है वो ये कहता है कि आपको जो लेटेस्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसको देखना ही नहीं है, उसे भूल जाओ जितना भी हो। आपको जो लास्ट ईयर का दे रखा है उसी को पहले आप ऊपर ऐड करोगे और बाद में नीचे माइनस कर दोगे फाइनेंसिंग में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन के अंदर सरप्लस दे रखा था, ये हमने कर दिया। ये डिविडेंड पेबल है, पेबल मतलब हमने पे नहीं किया है। तो जो चीज़ मैंने पे ही नहीं की है वो मेरा कैश फ्लो हुआ ही नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये मेरी लाइबिलिटीज़ में आती है, करंट लाइबिलिटीज़ में, तो यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर्स। हमें 2 सालों का दे रखा है, 2018 एंड 2019। बच्चे ये दे रखे हैं हमें दे रखा है 4 लाख और 5 लाख। और मैंने आपको भी बोला जो हमारा लेटेस्ट वाला है इसको हम बिल्कुल भूल जाएंगे, इसे काट दो, इसे कट्टा मार दो, इसको हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे को बचना है ये 4 लाख वाला। पहले इसका कुछ ना कुछ होता था, मैं उसको वो आपको मैं बता ही नहीं रही, डोंट गेट कंफ्यूज। तो सिंपल सा 4 लाख है, तो इसको हमें ऐड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे देखेंगे आंसर में, पहले हमने 5 लाख लिखा और फिर हमने प्रपोज डिविडेंड 4 लाख और उसको हमने ऐड कर दिया 9 लाख। अब हम बात करूँ लॉजिक की, तो लॉजिक यही कहता है कि सबसे पहले हम प्रपोज डिविडेंड अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखते हैं कि ये हमारा प्रपोज डिविडेंड है, फिर वो उसे अप्रूव करते हैं, फिर हम उसे पे करते हैं। तो हम जो पे कर रहे हैं वो इस साल का पे नहीं कर रहे हैं, वो हम पिछले साल का पे कर रहे हैं, इसलिए हम 4 लाख अभी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने पे 5 नहीं किया होगा, हमने पे 4 लाख किया होगा। जो 5 लाख है, जो ये वाला 5 लाख है, ये प्रपोज्ड है। भाई हम तो कैश फ्लो निकाल रहे हैं ना, तो जो चीज़ अभी प्रपोज है, जो पे ही नहीं हुई, तो वो हम ऐड ही नहीं कर सकते, इसलिए हम ये 5 लाख को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो ये पे ही नहीं किया। अभी हमने पे की है 4 लाख, क्योंकि पे पिछले साल का ही हम पे कर पाते हैं, धीरे धीरे पे करने में टाइम लग जाता है। तो याद रखिएगा ये बात मेरी कि प्रपोज डिविडेंड हम हमेशा लास्ट ईयर वाला ही लेते हैं। जो भी हमें 2 दे रखे होंगे, 2 में से जो प्रीवियस ईयर का होगा वही हम ऐड करेंगे, उसके अलावा कोई ऐड नहीं करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन।
फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 10%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सरप्लस है, अनपेड डिविडेंड है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 8 लाख दे रखी है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कई बार हमें इन्फॉर्मेशन ये नहीं दी होती कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया नहीं दिया, बट आप लॉजिकली सोचिए कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस क्या है कि जब भी हम इक्विटीज़ को कुछ देंगे तो प्रेफरेंस को पहले देंगे। तो अगर एक क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमने डिविडेंड दिया इक्विटीज़ को, तो ये समझ जाइएगा कि हमने डिविडेंड साइमल्टेनियसली प्रेफरेंस को पहले दिया होगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, और हमें सरप्लस जिसको हम ढूंढते हैं, तो सरप्लस हम ढूंढते हैं, सरप्लस हमें यहाँ मिल गया। तो सरप्लस कितना है, ये है 7,20,000 और ये 4 लाख, यानी कि पहले था ये 2018 है, पहले था हमारे पास 4 लाख, अब हो गया हमारे पास 7,20,000। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बढ़िया वो हो गया 3,20,000। और ये भी हमारा अनपेड डिविडेंड है, तो ये तो हमने पे नहीं किया, इसको छोड़ दीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी, जिसका है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पहला आपको दिया है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 2017-18 और 18-19। तो मैंने आपको बोला ये वाला कभी नहीं लेंगे, इससे पीछे वाला ही लेंगे। तो पीछे वाला कितना होगा, वो है मेरा 1,60,000, और ये 2 लाख भी हम काट देते हैं, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड इंटरिम डिविडेंड, अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसमें बताया था कि एक डिविडेंड होता है जो प्रपोज डिविडेंड होता है, मतलब चक्कर से चल रहा है कि हाँ पहले हम प्रपोज करेंगे फिर डिविडेंड देंगे, ठीक है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड जो बीच में दिया जाता है, एनुअल नहीं है वो हमने पे किया 40,000। डिविडेंड कैसा भी हो, सिंपल सी बात है, उसको हमें ऐड करना है। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, दैट्स इट। इट्स नॉट अबाउट कि हमने गलत दे दिया सब कुछ सही है, बस हमें वो ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद ये आ गया हमारा 3,20,000, क्योंकि हमने 7,20,000 में से 40,000 के। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे प्रपोज डिविडेंड ऐड 1,60,000, जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि 2 लाख नहीं लेके 1,60,000। फिर हमने बिना बोले प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे। अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा ऐसे डिविडेंड गिवन होगा, ये 10%, और आपको यहाँ पे ये 6 लाख गिवन होगा, जो भी आपका मतलब शेयर्स है। बस आपको सीधा 10% को सीधा आपको 10% कर देना 6 लाख का, तो वो आ जाएगा आपका 60,000। ये हम आपको यहाँ पे ऐड कर देंगे, और लास्ट में जो इंटरिम डिविडेंड वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और बस सबको ऐड कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा ये क्या निकल के आया, दिस इज हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इस पर अभी टैक्स पे नहीं किया है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और जो भी हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं। अब वो कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो भी मैं आपको अगले क्वेश्चंस में बताती हूँ। चलिए लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले हम किस चीज़ को ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं सरप्लस को। तो सरप्लस आपके सामने है, ये मेरा ओपनिंग है, ये मेरा क्लोजिंग है। तो ओपनिंग कितना था 1 लाख, क्लोजिंग कितना है 3,36,000। तो माइनस करके आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हमारा जो है प्रॉफिट कितना आया। ये आ गया हमारा सामने, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ये वाला 2,36,000, ठीक है। ये देखिए 1 लाख माइनस 3,36,000, 2,36,000, ये माइनस कर दिया। अब हमने पहली लाइन लिख ली, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने क्या लिखा है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी हमारा ईयर होगा वो पार्टिकुलर्स, यहाँ पे एक कॉलम छोड़ेंगे पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट, राइट। एंड इसके बाद हम लिखेंगे सबसे पहला ए पॉइंट, जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड 2,36,000। अब हम इसके अंदर चीज़ों को ऐड करना शुरू कर देंगे, जो हमने माइनस की होगी वो यहाँ ऐड हो जाएगी, और जो यहाँ ऐड की होगी वो माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं और फालतू चीज़ों को हम ऐड माइनस करते हैं। जैसे आग लग गई, नुकसान हो गया जी, ऐड हमने माइनस किया होगा, ऐड कर दो भी, क्योंकि हम यहाँ पे कैश फ्लो निकाल रहे हैं, ठीक। जिसे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। भाई डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे को हमारी असेट्स की रियल वैल्यू पता चले। बट क्या हम किसी को डेप्रिसिएशन कैश में देते हैं? नहीं देते ना, तो माइनस किया होगा तो अब ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम कई चीज़ें, जैसे डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर 72,000, इंटरिम डिविडेंड पेड
90,000। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व हमने क्या करते हैं, हम कुछ पैसा रिज़र्व में रखते हैं, क्या वो पैसा हम किसी को देते हैं, नहीं देते ना, तो माइनस किया तो अभी ऐड करना पड़ेगा, रियल वैल्यू निकालना एक्चुअली हम बेसिकली। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, हम प्रोविजन फॉर टैक्स लगा के भी किसी को नहीं देती, वो भी हमारी फर्म के अंदर रहता है। हमारे को टैक्स का रिफंड आया, क्या ये हमारी असली इनकम बनेगी, नहीं है ना, तो ये हम माइनस करेंगे, मीन्स हमने ये ऐड किया होगा, जब हमें टैक्स मिला होगा तो हमने ऐड किया होगा, माइनस कर देंगे यहाँ पे। नुकसान हो गया जी अर्थक्वेक आया, हमारा नुकसान हो गया। अभी जो नुकसान है वो हमने सीधा का सीधा डेबिट कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। और जब ये अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक के बाद इंश्योरेंस से मुझे कोई पैसा मिला, वो मैंने ऐड कर दिया होगा, क्योंकि मैंने सोचा होगा भाई ऐड कर दो, इनकम है। अगर आप थोड़ा सा भी 11th याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये सब हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते थे। तो जो भी आइटम हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते थे, यानी कि हम वो प्रॉफिट से माइनस करते थे, और जो भी आइटम क्रेडिट में डालते थे वो हम ऐड करते थे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो माइनस करते थे वो प्लस करना है, जो प्लस करते थे वो माइनस करना है। हम यहाँ पे आइटम डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो आपने रिजर्व में पैसा डाला वो ऐड कर दीजिए। जो भी प्रपोज डिविडेंड है 72,000 रुपये, वो हमने ऐड कर दिया। ये देखिए, ट्रांसफ़र टू रिजर्व 1 लाख, डिविडेंड 72,000। ट्रांसफ़र टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये सब हमें ऐड होंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये माइनस किया है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन भी हम हमेशा डेबिट साइड लिखते थे, यानी कि माइनस ऐड कर देंगे। जो हमारे को नुकसान हुआ हमने माइनस किया होगा, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। इन सबको जो भी आइटम दे रखोगे सबको प्लस कर देंगे। और यहाँ पे हमें इंश्योरेंस का पैसा मिला, क्यों मिला? मिला क्यों? क्योंकि हमारे को नुकसान हुआ था, बट मिल गया। पर क्या हम उसको ऑपरेटिंग इनकम मान सकते हैं? मैंने कल आपको बताया ऑपरेटिंग का मतलब होता है हमारी रियल इनकम, जो हमारे मेन ऑपरेशन से हो, वो हमारी रियल इनकम नहीं है, तो इसलिए हमें ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो रिफंड ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट ने हमारे फालतू टैक्स का वापस कर दिया, हम क्या उसको रियल इनकम मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना, इसलिए ये दोनों तो लेस हो जाएंगे, बाकी सब कुछ ऐड हो जाएगा। कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, एग्जैक्ट 7 आइटम्स होंगे हमारे ये। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 आइटम कुछ ऐड हुए कुछ माइनस, तो वही चीज़ें ऐड हुई हैं जो हमने पहले माइनस की होंगी। बस उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इन सबको प्लस माइनस प्लस कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे। जब भी हमें कोई आइटम को माइनस करना है, तो ये आपको पता है, आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है, कि आपको वो नेगेटिव में ना लिख के ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा उस आइटम को। जब आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो आपका जो है सॉल्यूशन ठीक हो जाएगा, मींस प्रेजेंटेबल रहता है। वैसे माइनस करने में भी होता है, बट स्टिल आपको उसको ब्रैकेट में ही लिखना है। नेक्स्ट, इसके अंदर हम एक बार आपको ऑपरेटिंग वाला आपका रिवाइज हो जाएगा, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 7 लाख। यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया हुआ है आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। इन आइटम्स को कंसिडर करने के बाद ये प्रॉफिट है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बनाओगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे आप प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो आपको प्रॉफिट दे रखा है वो आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अब आप देखेंगे अब हम चीज़ें देखना शुरू करेंगे। क्या आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया था? किया था। तो अब क्या कर दोगे? इसको ऐड कर दोगे। गुडविल अमोर्टाइज, देखो जो हमारे एसेट्स होती हैं उस पे लगता है डेप्रिसिएशन, लेकिन जो गुडविल होती है, जो हमारी नॉन इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, वो हमारी होती है अमोर्टाइज्ड। तो गुडविल जो हमने अमोर्टाइज की थी, यानी कि वो हमने माइनस की होगी। अब हम उसको यहाँ पे कर देंगे प्लस। गेन है, गेन हमने प्लस किया होगा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? माइनस। जो लॉस होता है वो हम डेबिट साइड लिखते हैं, जो गेन होता है वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो जब हमारा लॉस होता है वो हमने माइनस किया होगा, मैं नुकसान तो हम हमेशा माइनस ही करते हैं ना, नुकसान हो गया तो हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं, मतलब हम उल्टा चलते हैं। ऐसे जो गेन है वो हमने प्लस किया होगा, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस।
अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टूवर्ड जनरल रिजर्व, इसका मतलब यही है कि हमने कुछ पैसा जनरल रिजर्व में डाला। अरे जनरल रिजर्व में ही तो डाला है तो अपने घर में ही, मीन्स अपनी शॉप में ही है या अपनी कंपनी में ही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, फिर से वापस ऐड बैक कर देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ऐड करेंगे जनरल रिजर्व ये, और देखो जम्बर्ड लिखा था ना, कभी कुछ था कभी कुछ था, लेकिन रियल में सबसे पहले हम जनरल रिजर्व डालते हैं, उसके बाद हम डालते हैं, हमारा जो आंसर आता है वो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं आइटम्स टू बी एडिड इस तरीके से। सबसे पहला डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, दूसरा गुडविल अमाउंट, क्योंकि दोनों ही एक ही बात होती है ना, फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है और गुडविल पे ये अमोर्टाइजेशन होता है। उसके बाद कितना आ गया दोनों को ऐड करने के बाद, यानी कि 40,000 और 20,000 कितना हो गया 60,000, 7,60,000 ऊपर था और नीचे कितना आ गया 8 लाख। मतलब दिस इज द रियल तरीका कि हमें रियल मैनर, सबसे पहले क्या लिखा हमने प्रॉफिट, फिर हमने क्या लिखा ऐड टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जब भी होगा वो सबसे ऊपर आएगा, उसको दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद जो आइटम आएगा उसका नाम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपकी जो बुक है उसके अंदर बहुत अच्छे से कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बना हुआ है, एक बार उसे देख लीजिएगा। फिर भी हम जैसे जैसे आइटम आता रहता है मैं आपको बता दूंगी कौन सा आइटम पहले आएगा, तो याद रखिए जनरल रिजर्व पहले आएगा, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर हम करेंगे आइटम्स टू बी एडिड, डेप्रिसिएशन और गुडविल दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। इसके बाद क्या आएगा हमारा आइटम्स टू बी डिडक्टेड, दो आइटम डिडक्ट कौन सा होना था गेन हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। मैंने यहाँ पे माइनस आपको बताने के लिए लिखा है, बट आप इसको यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे आप लोग ब्रैकेट, तो कितना आ गया 7,30,000। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। अभी तक हमने अब हमने सीखना है इसमें, मतलब यहाँ तक तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन पीछे भी करा दिए, ऐसे ही थे वो, बस मैंने यहाँ पे आपको अरेंज करके बताया है कि ऐसे 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 ऐसे, पहले रिजर्व, उसके बाद दोनों डेप्रिसिएशन गुडविल वाला, फिर ये, उसके बाद इसको बोलते हैं बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंज के बारे में। तो उसके लिए हम क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। दिस इज द फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखना शुरू करेंगे क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले ट्रेड पेबल्स, सबसे पहले आपको ये देखना है बेटा कि जो हमारे ट्रेड पेबल्स होते हैं वो हमारी क्या है, करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि हमारी ट्रेड पेबल्स हमारी है करंट लायबिलिटी। अब हम ये देखेंगे बढ़ी है कम हुई है, भाई ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, तो पहले ओपनिंग में 75 था, क्लोजिंग में 50,000 है, तो ये कम हो गया ना, कम हुई है, कितना कम हुई है 25,000 रुपये कम हो गई, 25,000 रुपये कम हो गई। तो हम फॉर्मूला क्या है, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज, तो ये तो ऐड और ये क्या लेस इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज, तो यानी कि ये होगा लेस। फॉर्मूला क्या कहता है, लेस कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 25,000 रुपये, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन में जाएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल की। ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं, मेरे करंट एसेट्स। अब देखते हैं करंट एसेट क्या है। करंट एसेट पहले हमारी 60,000 थी, अब हमारी हो गई 75,000। तो फॉर्मूला देखेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया है, फॉर्मूला ये कहता है ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज और लेस इंक्रीज इन, तो क्या हमारा ये करंट एसेट बढ़ गया है, जी हाँ, पहले 60 था 75, तो ये पे क्या होगा ये LESS क्या लिखा है लेस, तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे। एक और चीज़ लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 15,000 रुपये। इसके बाद क्या बोला है वो, ट्रेड प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मेरी करंट एसेट्स होते हैं। तो करंट एसेट ये देखिए, ये पहले 18,000 थे, अब ये कम होके 10,000 हो गए, तो ये हो गया 8,000। फॉर्मूला फिर से देखेंगे हम, फिर से फॉर्मूला क्या कहता है,
फॉर्मूला कहता है ऐड कर दीजिए। अगर करंट एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है डेफिनेटली, तो हम क्या कर देंगे, फॉर्मूले के हिसाब से ऐड। यहाँ पे बस अरेंज करके दिया हुआ है, लेकिन आप चाहो तो एक साथ 2 ऐड और एक साथ 2 लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया 8,000, तो कितना हो गया 7,30,000 जमा 8 कितना होगा 7,38,000। ये माइनस है बट आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट 25,000 ब्रैकेट 15,000 कितना होगा 40,000, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 6,98,000। और इसका नाम लिखेंगे हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो इस तरीके से हमने आज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करना सीखा। कल मैं आपको एक बार फिर से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक क्वेश्चन, एक इन्वेस्टिंग का और एक फाइनेंसिंग का 2 से 4 क्वेश्चन कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर आपको जो है ये अलग अलग एक्टिविटीज़ बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे। इन केस you have any doubts regarding the questions, please do contact me at any time, and thank you so much.